नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। ओमिक्रॉन का खतरा गहराता जा रहा है। हर रोज हजारों की संख्या में संक्रमित सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ केंद्र सरकार बढ़ते कोविड के मामलों की रोकथाम के लिए राज्यों को अलर्ट मोड पर रखने की बात कर रही है, यानी कि सलाह दे रही है, तो वहीं ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों का दौर भी बदस्तूर जारी है। हजारों लाखों की संख्या में रैलियों में भीड़ जुटाई जा रही है। पीएम से लेकर सीएम चुनावी रैलियां कर रहे हैं। अगर बात यूपी की कर लें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अलावा यूपी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी वोटरों को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। वहीं अगर सत्तासीन पार्टी की बात की जाए तो यूपी में प्रधानमंत्री मोदी ने आज कानपुर में रैली की, मेट्रो की सौगात दी गई। उधर कौशांबी में भी कुछ दिनों पहले योगी ने रैली की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की, जनसभा को संबोधित किया। जाहिर सी बात है कि अगर रैली होती है तो भीड़ तो जुटाई भी जाती है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अखिलेश यादव ने भी उन्नाव का दौरा किया। उन्नाव के दौरे में भीड़ जुटी। उधर बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले भी ये चिंता जाहिर कर चुका है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से और प्रधानमंत्री से चुनाव टालने की बात कही थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक की थी और राज्यों से कोरोना को लेकर डिटेल्ड रिपोर्ट की मांग की। अब आगामी जनवरी के महीने में फिर से ओमिक्रॉन को लेकर विचार करने की बात चुनाव आयोग ने कही है। बैठक हो सकती है। अब सवाल यह है कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, पर क्या महज नाइट कर्फ्यू लगाना कोविड की रोकथाम के लिए काफी है? जब राजनेता ही ओमिक्रॉन के खतरे को संजीदगी से नहीं ले रहे तो फिर क्या कहा जाए? ये बात सिर्फ यूपी की ही नहीं बल्कि पंजाब और उत्तराखंड भी इस रेस में है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं, राजनीतिक रैलियां, वो की जा रही हैं। बड़े मुद्दे में आज हम करेंगे इसी मसले पर चर्चा कि ओमिक्रॉन का खतरा आगामी विधानसभा चुनाव पर कितना भारी पड़ सकता है और उसको लेकर जो राजनीतिक दल हैं वो कितने संजीदा हैं, क्योंकि जो रैलियां हो रही हैं उससे तो संजीदगी नजर नहीं आ रही। हमारे साथ इस चर्चा में तमाम मेहमान भी शामिल हैं, जुड़े हुए हैं। तमाम सम्मानित पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। धनंजय गिरी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और मनोज यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आने के लिए और समय निकालने के लिए। मेरा सवाल सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय जी आपसे ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में मेट्रो की सौगात दी गई, रैली तो हुई, जनसभा तो हुई ना। अब ऐसे में ओमिक्रॉन को लेकर सरकार कितनी सतर्क नजर आ रही है? क्योंकि नजर नहीं आ रही। रैलियों में भीड़ जुटाई जा रही है, एक तरफ गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, एक तरफ अलर्ट जारी किए जाते हैं और दूसरी तरफ तस्वीरें बिल्कुल उलट ही नजर आती हैं। ऐसा क्यों है? क्यों पालन नहीं किया जा रहा? जब सरकार ही पालन नहीं करेगी तो फिर आम जनता से कैसे उम्मीद की जाए? सौरभ जी, मेरा भी ये मानना है और सरकार का भी ये मानना है, हमारी राजनीति सरकारी नहीं सरोकारी है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यवस्था व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति व्यवस्था के लिए नहीं बना है जी। लेकिन जैसा आपको भी पता है कि सरकार ने सजगता के साथ और पूरी जिम्मेवारी के साथ जिस रफ्तार से भारत में टीकाकरण कराया, वो दुनिया के इतिहास में एक मिसाल बन गया। वर्तमान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से कोरोना के खिलाफ, वैश्विक महामारी के खिलाफ देश में लड़ाई लड़ी और जिस ढंग से मोदी जी और योगी जी ने इसको सिरे चढ़ाया और जिस ढंग से करोड़ों की संख्या में इतनी बड़ी आबादी को जिस तरह से वैक्सीनेट किया गया है, दुनिया में इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। वैश्विक महामारी जो आई, ऐसी महामारी दुनिया में शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। और इस महामारी से हम लोग लड़े और जिस ढंग से लड़े और जिस ढंग से हम लोगों ने विजय पाई, वो एक उम्मीद से परे की चीज है। कल्पना की जा सकती है किस ढंग से इस लड़ाई लड़ी गई। और वर्तमान संदर्भ में जो आप बात कर रहे हैं तो सरकारें सजा के हर चीज के लिए एक व्यवस्था बनी हुई है। कोर्ट ने कहा
चुनाव आयोग इस पर विचार कर रहा है, जो विचार करके डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्रालय से बातें हो रही हैं, जो भी उचित होगा जनता के हक में होगा वो कदम उठाया जाएगा। सौरभ जी, हमारे लिए जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार इसकी घोषणा की है कि जान है तो जहान है, और सबसे पहले आगे बढ़ करके जनता से उन्होंने निवेदन किया, धनंजय जी, बात आपकी, उसके बाद लॉकडाउन लगा। इस तरह से तमाम तरीके शुरू में भी अपनाए गए और आज भी जनता के लिए वो दिन रात सजग है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी बूस्टर डोज से लेकर के बच्चों के टीकाकरण से लेकर के तमाम तरह की कवायद की जा रही है, जिससे देश की जनता सुरक्षित रहे, जान माल सुरक्षित रहे। इस वैश्विक महामारी की नई दस्तक से हम रूबरू हो और हम लड़ सके, इसकी पूरी तैयारी करी। सरकार पूरी तरह से सजग है और दृष्टि अब सिचुएशन पे अपनी दृष्टि, अपनी नजर बनाए हुए है। और सौरभ जी, जो मैं आपको मुतमईन करता हूं, आश्वस्त करता हूं कि जो उचित कदम होगा सरकार बिल्कुल वही उठाएगी जो देश हित में, जनहित में और व्यवस्था के लिए हित में उचित होगा। सरकार बिल्कुल उसी ढंग से चलेगी, वही कदम उठाएगी। धनंजय जी, आपकी सारी बातें मान भी ली जाएं तो नाइट कर्फ्यू की बात केंद्र सरकार ने कहा था राज्यों को अलर्ट रहने के लिए, और उसके बाद केंद्र सरकार ने टीमें भी भेजने की बात कही थी। अब ऐसे में नाइट कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियां करना, क्या आपको नहीं लगता ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ सकते हैं रैलियों से? क्या लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से पालन करवा पाएंगे आप? क्या कोरोना प्रोटोकॉल्स को रैलियों में पालन हो पाएगा? सौरभ जी, इस बात की आशंका हमें भी है और इस बात की आशंका आपको भी है, तभी इस बात को लेकर के हम लोगों को चर्चा करने बैठे हैं। और इस बात पर सीरियसली स्वास्थ्य मंत्रालय भी विचार कर रहा है, चुनाव आयोग भी विचार कर रहा है, कोर्ट न्यायपालिका भी विचार कर रही है और मीडिया भी विचार कर रहा है। सब विचार कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं कर रही है ना सर। सवाल तो वही है ना कि सरकार आखिर विचार क्यों नहीं कर रही, क्यों रैलियां की जा रही है? देखिए, आपसे पहले सरकार ने सजगता से, सबलता से और समर्थ होकर के जितनी तेजी से काम किया, देखिए उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन जिस ढंग से करोड़ों को वैक्सीनेट किया गया, धनंजय जी, मैं आपसे सिर्फ सवाल कर रहा हूं, सवाल करना जो हमारा हक है वो मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, और आपसे जवाब चाहता हूं। मैंने आपको कभी भी सवाल के लिए मना नहीं किया सौरभ जी, मैंने कभी मना किया आपको? मैं वही कह रहा हूं कि आपसे पहले सरकार ने ओमिक्रॉन के खतरे को अलर्ट किया। आप आज बहुत दिन बाद डिबेट कर रहे हैं। सरकार से कई दिनों पहले गाइडलाइन लेके आई है, सरकार से कई दिनों पहले राज्यों को निर्देशित किया, सरकार से कई दिनों पहले बैठकें की हैं। सर, मेरी डिबेट यही है, और इतने समय तक आप हमसे बात कर रहे हैं, उसके पहले प्रधानमंत्री जी के पास बैठक हो चुकी है, 3 दिन पूर्व में ही हो चुकी है। आप 3 दिन बाद इस पर बात कर रहे हैं हमारे साथ बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ। उससे पहले आप मेरी बात तो सही है, मैं क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे भी धनंजय जी एक वजह है। धनंजय जी, मैं आपसे जो आज इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं उसके पीछे भी एक वजह है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौशाम्बी जाते हैं, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी की तरफ से लगातार रैलियां की जाती हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जाते हैं, रैलियां करते हैं, और बात यहां पर खत्म नहीं होती ना, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो जनता भी देख रही है, आम लोग भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे। एक सम्मानित पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपकी जवाबदेही तो बनती है। मुद्दा इसलिए उठाना पड़ा ये कि आखिरकार रैलियों पर रोकथाम क्यों नहीं हो रही? क्या नाइट कर्फ्यू समाधान है? जबकि सर्दियों के समय में तो लोग कम निकलते हैं रात में और रैलियों में ज्यादा लोग जुटाए जाते हैं। मेरा सवाल सीधा आपसे यही है कि क्या नाइट कर्फ्यू समाधान है? क्या रैलियां रात में होती हैं? रैलियां तो दिन में होती है ना सर, भीड़ तो दिन में जुटती है ना। सौरभ जी, चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे। नहीं, मुझे पता है 5 राज्यों के चुनाव हैं और हर चुनाव की मैं संबंधित बात कर रहा हूं आपसे। गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड। आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह की बात बताई मुझे, इसलिए मैंने आपसे बताया कि आपको जानकारी जरूर होगी, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं इसलिए आपको जरूर जानकारी में होगी सौरभ जी कि 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों में भारत का सारे राजनीतिक दल लगभग एक्टिव है और वहां सारे जगह भीड़ जुट रही है, सारे जगह हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपकी इस बात करने से पूर्व ही केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें भी सजग रूप से इस पर कार्य कर रही है। मैंने पहले भी आपको बताया, मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने आपात बैठक कर ली है और तो राज्य कोर्ट ने भी कहा है, चुनाव आयोग भी इस पर चर्चा कर रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस पर चर्चा कर रहा है, देश की सारी एजेंसियां, चाहे हम हो, आप हो या कोई भी हो, ये ब्लेम गेम का समय नहीं है। ये वैश्विक महामारी है, इस राष्ट्रीय आपदा है, ये देश को, मानवता के लिए खतरा है। ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, इसमें सरकारों की बात नहीं है। हमारे बुजुर्ग नेता ने कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, चुनाव होंगे नहीं होंगे, ये देश रहना चाहिए। आज मैं कहूंगा ये देश रहना चाहिए, देश के जन जीवन रहना चाहिए, नागरिक रहना चाहिए, आम आदमी का जीवन सुरक्षित रहना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री अफसोस इसी बात का है धनंजय जी, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उस बात को सभी जानते हैं। उन्होंने जान जहान की बात कही, उन्होंने केंद्र सरकार से अलर्ट होने की बात कही, तमाम बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि पहले जान है तो जहान है। इस बात से मैं आपके पूरी इत्तेफाक रखता हूं और ये कहता हूं कि ठीक बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं भीड़ जुट रही है। चलिए मैं आपके पास आऊंगा।
मनोज यादव है हमारे साथ, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज जी, समाजवादी पार्टी भी रैलियां कर रही है। अखिलेश यादव अभी उन्नाव पहुंचे, उससे पहले लगातार ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। अगर बात हम रायबरेली की कर रहे हैं, उससे पहले रायबरेली में दौरा हुआ, उससे पहले बुंदेलखंड का दौरा हुआ। क्या राजनीति ज्यादा जरूरी है या फिर आम जनता की फिक्र है समाजवादी पार्टी को? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री, पेट्रोल वाले, डीजल वाले, कपड़ा वाले, सारे मंत्री उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं जी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इकलौते वो प्रचार कर रहे हैं। तो अब किससे हमारी तुलना कर रहे हैं जब इतना? और माफ करिएगा, बीजेपी शासित सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित सभी प्रदेशों के राज्यपाल। अब राज्यपाल और राष्ट्रपति का नाम मैं जानबूझ के ले रहा हूँ कि आप टिप्पणी करो, आप रोको या बीजेपी रोके तो मैं जवाब दूंगा उसके आगे की लाइन का। बिल्कुल। तो वो सारे लोग प्रचार ही तो कर रहे हैं। कोई राम मंदिर दर्शन करने आ रहा है, कोई काशी का दर्शन करने आ रहा है, कोई वोट मांगने आ रहा है, कोई लैपटॉप बांटने आ रहा है, कोई पता नहीं है टैबलेट बांटने आ रहा है, कोई मोबाइल बांटने आ रहा है, सब कुछ तो कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी तो विपक्ष की पार्टी, वो क्या करे आप बता दो, या बीजेपी के लोग बता दें क्या करें। और अगर चुनाव आयोग ने हमें परमिट किया है प्रचार करने के लिए तो समाजवादी पार्टी प्रचार करेगी। इसमें किसी तरीके से कोई हमको रोक भी नहीं सकता। नहीं। जिस दिन गाइडलाइन बनेगी चुनाव आयोग की, जिस दिन गाइडलाइन बनेगी इस सरकार की, 144 लगाएंगे या इस तरह का कोई भी काम करेंगे प्रोटोकॉल को लेके, कोरोना को लेके, उस दिन समाजवादी पार्टी उसका साथ पालन करेगी। और ये बात कह देनी चाहिए, लेकिन मैं समझ गया, कोई समझे न समझे, फिर में जितनी ज्यादा भीड़ होगी और जितनी रैलियां होंगी, कोरोना ओमिक्रॉन जैसी बीमारी उतनी तेजी से खत्म होंगी, ऐसा बीजेपी का मानना है। इस वजह से इस तरह व्यवस्थाएं पूरी की जा रही है। ये मेरा मानना नहीं है, समाजवादी पार्टी का मानना नहीं है, ये बीजेपी का मानना है। क्योंकि हो सकता है उन्होंने कोई व्यवस्था बनाई हो कि जितनी रैलियां होंगी उतना कम बीमारी होगी, जितनी रैलियां होंगी उतना कम ये फैलेगा। मनोज जी, आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रही है, वो रैलियां नहीं कर रही है, वो भीड़ नहीं जुटा रही है, ये आप कह रहे हैं ना? आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ही कोरोना फैला रही है? नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि चुनाव प्रचार का माध्यम है हमारा, जो माध्यम है रथ निकाल रहे हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रथ चला रहे हैं। जनता में लोगों से एक जगह नहीं इकट्ठा होने की कोशिश की जा रही है, रास्तों में लोगों से मिलते हुए, चट्टी पे, चौराहे पे, बाजारों में, कस्बों में, सड़कों पे मिलते हुए आगे चले जा रहे हैं। अब ये भी एक प्रक्रिया है चुनाव प्रचार की। और मुझे लगता है कि सर ये एक जगह 5 लाख और 8 लाख वाली भीड़ वाली रैली तो है नहीं। तो ये बीजेपी को इससे सीखना चाहिए। वैसे रथ तो इनके कई चल रहे हैं, हमारा तो एक ही चल रहा है, इनके उसमें भी कई सारे रथ चल रहे हैं। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, ये वाले मंत्री, उत्तर प्रदेश वाले मंत्री, प्रवक्ता वाले मंत्री, सारे तो चला रहे हैं। तो ये बात बीजेपी से बेहतर पूछी जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी उन सारे नियमों का पालन करेगी जो चुनाव आयोग और मौजूदा सरकार नियम बनाएगी। ठीक है, चलिए, और भी बहुत से सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इस मुद्दे में चर्चा करने का विषय है। हमारे साथ डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी जी हैं, वो भी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। हिलाल साहब, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% लड़कियों को चुनाव में टिकट देंगे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी ने ये बात कही है, यानी कि 160 सीटों पर उतारेंगे हम। क्या राजनीति में, हिलाल साहब, क्या राजनीति में चुनाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरा वही सवाल आपसे, या फिर लोगों की जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेकंड वेव का जो खतरा था वो सबने देखा था, प्रधानमंत्री तो आश्वस्त हैं। क्या कांग्रेस इस जो कोरोना प्रोटोकॉल से उसको मानती है? आपने ये बात बिल्कुल सही कही। लड़कियों लड़ सकती हूँ, हमारा अभियान है, चल रहा है। 40% महिलाओं को हम जो है उसमें टिकट भी देंगे, राजनीतिक सशक्तिकरण करेंगे महिलाओं का, ये सारी बातें सही है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपने जैसे कहा। जो विपक्ष है वो जो भी रैली कर रहा है, जहां भी जा रहा है, तो वो अपने खर्चे पे जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकारी खर्चे पर सरकारी कार्यक्रम कर रहा है। तो यानी कि ये जो है, ये ना सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, सरकार पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी विपक्ष में हमने सौरभ जी कुछ ये नहीं कहा, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा। पहले भी राजनीति में विपक्षी पार्टी होती तो वो अपने खर्चे पर ही चुनाव प्रचार करते थे, सरकार थोड़ी ना देती थी उनको।
आप सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा, अगर नहीं बोलने देने का आपका बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए, आप रख सकते हैं अपनी बात। सरकार जो है वोट कर रही है रैली, और जब सरकार रैली कर रही है तो प्रश्न सरकार से किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत बाद में आती कि सरकार इतनी लापरवाह कैसे है। एक सरकार हमारे पैसे पर, हमारे टैक्स के खर्चे के ऊपर रैली करके हम लोगों में अगर वो कोरोना फैला रही है तो प्रश्न सरकार से होगा, पॉलिटिकल पार्टीज तो बाद में आती होगा ना। दूसरा वो तो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं मनोज यादव जी, वो तो कह रहे हैं कि हमें अगर चुनाव आयोग मौका दे रहा है और चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है तो हम तो करेंगे। तो प्रश्न तो सभी से पूछा जाएगा ना। सत्ता में तो कल आप भी हो सकते हैं, जनता तो आपको भी चुन सकती है, तो सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना कि आप कितने संवेदनशील हैं इस पूरे मसले को लेकर। दूसरा इसके ना महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश जो कि अपनी चिकित्सा व्यवस्था में निम्न स्तर पर है, आज नीति आयोग ने कहा है वहां के जो टैक्स का पैसा है उस पैसे से चुनावी रैली कराई जा रही है। यह उससे ज्यादा शर्मनाक है कि अभी हम लोग देख चुके हैं किस तरह से कोरोना में गंगा जी जो है वो विश्व में पहली मर्तबा किसी नदी में पाट दी गई थी शवों से। यह भी विश्व रिकॉर्ड है। यह भी अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है कि कितने लोग जो हैं उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, उनको मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। यह भी विश्व रिकॉर्ड है। यह भी विश्व रिकॉर्ड है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से सैकड़ों लोग मर गए। यह भी विश्व रिकॉर्ड है कि ऐसी सरकार जो चिकित्सा व्यवस्था के लिए पैसा नहीं जुटा पाती है, ऑक्सीजन नहीं दे पाती है, लेकिन अपनी चुनावी रैली करती है। अपने आप में ये न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। ये इस काम में आप भी हमारा साथ दे क्योंकि टैक्स का पैसा आपका भी है। ठीक है हिलाल साहब, मेरा सवाल ये है आपसे। सौरभ जी बात पूरी सुन लीजिए। यहां पर महत्वपूर्ण ये नहीं है कि रैली हो रही है, कौन कर रहा है। यहां महत्वपूर्ण यह है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं बाहर निकलो, बाहर निकल करके भीड़ इकट्ठा करो, सरकारी पैसा हम खर्च कर रहे हैं और कोरोना से मत डरो। ये हमारे प्रधानमंत्री संदेश दे रहे हैं। ऐसे में विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष क्या घर पे बैठ जाएगा? प्रधानमंत्री स्वयं जो है कोरोना, गृह मंत्री स्वयं जो है वो कोरोना फैलाने के सारी व्यवस्था सरकारी खर्चे पे कर रहे हैं और विपक्ष घर बैठ जाएगा। ये तो बड़ा अजीब सवाल है विपक्ष से। सारे पार्टियों से सवाल किया जाए ठीक है, सभी से कर रहा हूं मैं तो हिलाल साहब, मैं तो सभी से सवाल कर रहा हूं ना। एक तरफ नहीं, वो पार्टी नहीं है, वो सरकार है। आपके विपक्ष से भी तो सवाल पूछा जाएगा ना। सरकार की लापरवाही अक्षम्य है। सरकार जो करती है वही आगे चलकर प्रेरणा स्रोत बनता है। सरकार अग्रणीय होती है, सरकार नीति बनाती है। मैंने सबको सुना है, लोग मुझे भी शांति से सुने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा भी, पहले हिलाल साहब अपनी बात कर लें। ठीक है हिलाल साहब, मैं समझ गया आपने जो कहा। आपने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार जो है जनता के पैसे से ये चुनावी रैलियां कर रही है, विपक्ष अपने पैसे से कर रहा है। बड़ी हास्यास्पद बात है कि इतिहास गवाह है कि विपक्ष ने हमेशा से अपने ही खर्चे पर। हास्यास्पद बात आपने कह दी, आधी बात कह करके। हाँ, आधी बात कह के आपने इसको हास्यास्पद बना दिया। तो हमने सिर्फ ये कहा हमारे उस प्रदेश में जहां चिकित्सा व्यवस्था नहीं है वहां सरकारी पैसा इस तरह से लुटाया जा रहा है, जहां चिकित्सा व्यवस्था शून्य है, सबसे नीचे है, जहां कोरोना से इतने लोग मर गए वहां सरकारी पैसा इस तरह से लुटाया जा रहा है, बजाय इसके कोरोना की व्यवस्था करे। भारतीय जनता पार्टी कर रही होती तो हम सब पॉलिटिकल पार्टी एक बराबर। तो भारतीय जनता पार्टी तो हिलाल साहब ये भी कह रहे हैं ना कि 60-70 साल से शासन किया कांग्रेस ने, तो कांग्रेस जमीन पर चीजों को नहीं उतार पाई। हमें तो मुश्किल से भी 5 से 10 साल हुए हैं, हम हल्के हल्के कोशिश कर रहे हैं स्थिति को सुधारने की। जो कुछ किया है 70 साल से तो 60-65 साल से तो आपकी भी सरकार बेचने में लगे हुए हैं जी। आप तो सिर्फ बेचने पे लगे हुए। जो किया है कांग्रेस ने ही तो किया है। सारे हॉस्पिटल कांग्रेस के बनाए हुए एक हॉस्पिटल ना बना पाए, सारे पीएचसी कांग्रेस के बनाए हुए एक पीएचसी ना बना पाए, सारे सीएचसी कांग्रेस के बनाए हुए एक सीएचसी ना बना पाए, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कांग्रेस के बनाए हुए एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ना बना पाए। ठीक है, जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर बिल्डिंग खड़ी कर दी, उसके अंदर स्टाफ नहीं रखा है। तो ये तो व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की। अस्पतालों को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई कांग्रेस के शासनकाल में? ये भी देखने को मिल रहा है कि जो अस्पताल है वो कांग्रेस के टाइम के ही है। ठीक है, धनंजय जी से इसकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं वो। 30 साल से हम यहाँ पर सत्ता में नहीं है। ठीक है, 30 साल से पहले जो हम छोड़ के गए, आज की तारीख में पिछले 7 साल से डबल इंजन की सरकार और वहीं पर खड़ी हुई है। ठीक है,
धनंजय जी कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि हमारे कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता जो भाई साहब हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो वर्तमान जो शीर्ष नेतृत्व है, चीर युवा राहुल गांधी जी, उनकी बातों से भी सिर्फ हास्य पैदा होता है, बाकी प्रोडक्शन लेवल उनका जीरो है। और कांग्रेस 30 साल से सत्ता में क्यों नहीं आई, ये सोचने की बात है। हिलाल साहब, धनंजय जी को अपनी बात रखने दीजिए, थोड़ा सा संयम रखिए, उन्हें अपनी बात करने दीजिए और बर्दाश्त करने की थोड़ी क्षमता भी रखिए, और बर्दाश्त करने की थोड़ी क्षमता भी रखिए, थोड़ी क्षमता रखिए, थोड़ी सहिष्णुता रखिए, थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए, हिम्मत करिए। हिलाल साहब, आपने सारी बातें कही, आपने कहा गृह मंत्री जा रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं, आपने कहा प्रधानमंत्री जाकर घर, देश की सरकार खर्चा कर रही है जनता का, तमाम बातें तो आपने भी कही है ना, तो सुन लीजिए थोड़ा सा। ठीक है सर, निर्विघ्न रूप से बोलते रहे, ठीक है, जो मन किया गाते रहे, मैंने कुछ नहीं हिलाल साहब थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए। हमारे नेता को मेरे टर्म मुझे बोलने दीजिए। आप ठीक है धनंजय जी, एक सेकंड, जवाब दे दीजिएगा। हिलाल साहब एक सेकंड, आप मेरी गलत बातों का सही जवाब दे। ठीक है धनंजय जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि 30 साल से वो सत्ता में नहीं है। मैं उनको आगे भी बता दूं कि आगे 30 साल भी वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस की कुकर्मों से देश की जनता भली भांति परिचित हो चुकी है, भली भांति अवगत हो चुकी है। और देश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी जी जो कह रही हैं, उनको ध्यान करना चाहिए कि एक शाहबानो महिला के को उसका इंसाफ न दिलाने के लिए उनके पूज्य पिताश्री ने इस देश की जुडिशियरी को, इस देश की संसद को घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया था, और एक बहन को इंसाफ नहीं दिला पाए। और वो कह रही है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उन्हें खुद हास्य होना चाहिए, अपने पिता के कुकर्मों को याद करना चाहिए। और इस देश की महिलाओं को जीने की गलती बन चुके हैं प्रधानमंत्री। आप बदतमीजी से बात नहीं आएंगे, थोड़ी सी अहमियत रखिए, थोड़ी सी। डॉक्टर हिलाल थोड़ा सा सुन लीजिए उनको, फिर मैं आपके पास आता हूँ। हिले हुए हैं क्या आप डॉक्टर हिलाल? आप क्या हिले हुए हैं? धनंजय जी अपनी बात थोड़ा संयम के साथ रखिए आप भी। डॉक्टर हिलाल आप भी एक सेकंड उनको अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद इस डिबेट को और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा संयम। संविधान को, इस देश की जुडिशियरी को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया था आदरणीय राजीव गांधी ने, और एक महिला हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिल पाया था। और आज 3 तलाक को खत्म करके आदरणीय मोदी जी महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार दिलाए हैं, उनके लिए जीवित की उदंती बन चुके हैं। ये वर्तमान सरकारों में और पिछले की सरकारों में फर्क है। अगर आप कोई बात कहते हैं तो जब किसी पर कोई तबसरा कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। और कांग्रेस जब अपना आईना देखेगी तो उसमें उसका भयानक चेहरा दिखेगा, उसके कृत्य दिखेंगे, उसके काले कारनामे दिखेंगे, उसका वो काला इतिहास दिखेगा, जिस कारण देश की जनता ने उसे नकार दिया है और खारिज कर दिया है। और रही बात, हमारे एक दूसरे काबिल मित्र सपा वाले कह रहे थे, भाई साहब बहुत सही बात कह रहे थे, और मैं उनकी बात को तस्दीक करता हूं, मैं उनकी बात को मानता हूं कि भाजपा के प्रचार में उसके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम तरह के मंत्री जाते हैं, कि हमारे बारे में मुख्यमंत्री हैं तो जाते हैं। उनके पास है कौन? एक आदरणीय अखिलेश यादव जी के अलावा उनके यहाँ कौन नेता है जो जाएगा? कौन, किस प्रदेश में उनकी सरकार है? कहीं नहीं कोई सरकार है, नहीं। ठीक है धनंजय जी, अब मैं रिएक्शन ले लेता हूं। मनोज यादव जी का वो कुछ कहना चाह रहे थे। धनंजय जी ठीक है, समय की थोड़ी सी अल्पता है, समय थोड़ा कम है मेरे पास। मनोज यादव जी, मेट्रो हमारी, अखिलेश यादव कह रहे हैं, और वो जो हाईवे बनवाया था वो भी हमारा, मेट्रो भी हमारी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी हमारा, कानपुर में मेट्रो दी वो भी हमारी, सब कुछ हमारा। देखिए, अगर मुंह से ही सब कुछ कह देना है तो जो आप बनकर कह दीजिए। आप ख्वाबों ख्यालों में सोच लीजिए कि हमने ऐसा किया, वैसा किया, घोषणा कर दीजिए, सब आपका हो जाएगा। उसमें वेंकैया नायडू जी, वहाँ के सांसद जो थे मुरली मनोहर जोशी जी, और उस वक्त के मुख्यमंत्री, क्या वो पिक्चर्स नहीं देखी क्या किसी ने? अगर नहीं देखी तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात को कहना, इस बात को डिबेट करना मेरे ख्याल से दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का सवाल पूछा जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर बीजेपी राहुल गांधी को कुछ भी कह ले, उनकी चिरायु के लिए कुछ भी कह ले, अखिलेश यादव जी के लिए कुछ भी कह ले, सारे नेताओं के लिए कह ले, कोई दिक्कत नहीं। बेरोजगारों को रोजगार दे दो। बहुत 2 करोड़ आपने कहा था, 2 करोड़ की जगह जो लाख में आ जाओ वही दे दो। बहुत बेरोजगारी आ गई पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में। आप दाम कम कर दो सरसों के तेल के। अडानी ने बहुत पैसा कमा लिया। ठीक है, ठीक है। फॉर्चून ब्रांड जो तुम्हारा है ना, उससे इतना पैसा कमा लिया। ठीक है मनोज जी, ठीक है मनोज जी, समय थोड़ा सा कम है मेरे पास। कम कर दो, डीजल कम कर दो, महंगाई कम कर दो। कब कम करोगे? ठीक है, सिर्फ चिरायु ही नापते रह जाओगे बस। ठीक है मनोज जी, समय मेरे पास बहुत कम है, जिसकी वजह से मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
और डॉक्टर हिलाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर लगातार मंथन हो रहा है। बड़ा मुद्दा में आज हम बात कर रहे थे कि क्या राजनीतिक रैलियां जरूरी हैं। तमाम सियासी पार्टियां कह रही हैं कि चुनाव आयोग जब तक इजाजत देगा हम रैलियां करेंगे, और जब प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो हम रैली नहीं करेंगे। मतलब साफ है कि रैलियां होंगी, तो कोरोना प्रोटोकॉल्स कैसे फॉलो होंगे, ये बड़ा सवाल है। हर पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। बात उत्तर प्रदेश की कर लें, पंजाब की कर लें, उत्तराखंड की कर लें, गोवा की, मणिपुर की, कोई भी पार्टी कसर नहीं छोड़ना चाह रही। अब ऐसे में जनता का क्या होगा, ये जनता को खुद तय करना होगा। सिर्फ जो नियम कानून आदेश हैं वो लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतरते। रैलियां हो रही हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने नहीं कहा है। अब ऐसे में सतर्क रहना आपको जरूरी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से आप सुरक्षित रहें, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, रैलियों में कम से कम जाएं और अपना ख्याल रखें, क्योंकि राजनीति में तो सब जायज है और नेता यही कर रहे हैं। फैसला आपके हाथ में। मेरे साथ बड़ा मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।